Hi Atul, hi Preem. Okay. Okay, hi. बाकी हाय लोग ज्वाइन करना तो चाहिए। While we are waiting, मैं आपको एक चीज दिखाऊं जो बनाया है। दिखाइए। ओके। ये 9 में मैंने बनाया। हम्म तो इसमें एडवांटेज ये है कि मतलब ये सब 5 मिनट के अंदर बना दिया पूरा मॉडल, और डिफरेंट उसको बैलेंस अनबैलेंस टेस्ट करके आरओसी कर्व, एयूसी और एफ स्कोर वगैरह, F1 स्कोर वगैरह सब इमीडिएटली काफी easily accuracy 62%. No, it's like very quick. That's the I wanted to show you. अभी देखो कुछ F1 इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए होता है इसमें। 9 फ्री डाउनलोड किया, फ्री इंस्टॉलेबल है। उसके बाद ये 2 डाटा सेट, आईरिस डाटा सेट के ऊपर भी किया मैंने, और KNN के साथ किया, फिर डिसीजन ट्री के साथ किया। मनीष को भी बता दिया, अमित प्रेम को तो नहीं मिला टाइम, मनीष ने भी बना लिया साथ में ही, लाइक 5 मिनट्स में। ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को कंपेयर कर सकते हैं KNN के साथ, ऑल ऑफ दैट। तो मतलब विदाउट नोइंग द इन डेप्थ या पाइथन में रुक जाते हैं हम, टाइम वेस्ट होता है, या वहाँ पे मेजर बॉटलनेक आ रहा है। पार्टीशनिंग का इम्पैक्ट 80-70 से 80-20 से क्या फर्क पड़ रहा है, 70-30 से क्या फर्क पड़ रहा है। इट वाज वेरी इजी टू यूज फॉर पीपल लाइक अस। बढ़िया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये REC कर्व भी मैंने देखा, एरिया अंडर कर्व ना, ये कैसे वो करता है प्लॉट। या दिस वन ऐसे प्लॉट कर रहा है वो। बस यही था। ओके, ग्रेट। KNN में भी जैसे इसका कि अगर आपको K का वैल्यू डिफरेंट ट्राई करना हो, है ना, तो उस पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसे। बढ़िया। बाकी जो आपने कहा था वो मैं स्टार्ट किया था, वो लाइब्रेरी आपके, बट आई करूंगा मैं अभी वीकेंड पे में भी इस बार। कौन सा टास्क दिया था मैंने? एक तो मैंने वो दिया था जो था स्ट्रीमलिट वाला। हाँ, वो मेरे को करना है अभी, बस वही था एक मेन। तो आपने कहा था स्ट्रीमलिट के साथ करना है, और कैगल का डाटा सेट लेके ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने RNN देखा था। RNN की एल्गोरिथम देखी थी एक्चुअली, VPTT वाली, कि हम किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, उसका क्या सारा प्रोसीजर होता है। और RNN में हमने ये भी देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि वैनिशिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स के। तो उनको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं? उनमें से एक सॉल्यूशन हमारे पास है LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। आज उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो बेसिक फैक्टर था जो वैनिशिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वाला कुछ इशू कर रहा था, वो ये वाला जो शेयर्ड वेट था, हिडन जितने भी हमारे पर था, उसके साथ में जो नोड पास ऑन हो रहा, जो वेट। So जी आपका आवाज कट रहा है मुझे, I don't know if it's only for me or others as well. सबको आवाज कट रही है? या आवाज बीच में कटा था। अभी ठीक है, ट्राई करते हैं। दूसरे नेट पे स्विच कर देते हैं। अमित प्रेम, आप भी ये 9 यूज कर सकते हो, जस्ट टू ना।
if you want to give it a try. अभी Yeah. ठीक है आवाज? ठीक है जया। हाँ, स्क्रीन विजिबल है? Yes. ठीक है, तो इसमें हम ना ग्रेटिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, कुछ गेट्स को यूज करते हैं जिनके थ्रू लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क करता है। तो बेसिकली ये आरएनएन का इम्प्रूव्ड वर्जन है और इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं और लॉन्ग टर्म जो डिपेंडेंसीज थी उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें एक स्पेशल वेरिएबल को लेके चलते हैं जिसको बोलते हैं सेल स्टेट। ठीक है, इस सेल स्टेट के साथ में ये 3 गेट्स और यूज करता है, फॉरगेट, इनपुट एंड आउटपुट गेट्स, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो these gates helps the network to decide what to remember and what to forget. ठीक है, तो इसमें सेल स्टेट, अच्छा इसका पहले हम थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं, फिर इसका आर्किटेक्चर एक बार देख लेते हैं। तो सेल स्टेट सीटी इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको मेमोरी बोलते हैं नेटवर्क का। ठीक है, तो दिस स्टेट कैन कैरी इंफॉर्मेशन अक्रॉस मेनी स्टेप्स विदाउट इट बीइंग चेंज्ड इजीली। ठीक है, सो चेंज नहीं करते हैं पर मेनी स्टेप्स तक इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। फिर फॉरगेट गेट होता है जो बन रहा है हमारा इनपुट और हिडन वेक्टर, और साथ में एक हमारे पास वेट मैट्रिक्स है फॉरगेट गेट नाम का, WF वेट मैट्रिक्स है, और उस पर हमने कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगा रखा है। तो ये गेट डिसाइड करता है कि हमें कितना पार्ट भूल जाना है, मतलब सारा इंफॉर्मेशन आगे नहीं पास करना है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को लॉस करके थोड़ा इंफॉर्मेशन आगे भेजता है। ठीक है, इनपुट गेट जो आपका है वो डिसाइड करता है कि आपको सेल स्टेट में कितनी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होनी है, फिर आउटपुट गेट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब इसका पहले एक बार देख लेते हैं ये दिखता कैसा है। तो ये फॉरगेट गेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये इनपुट गेट है और ये आउटपुट गेट है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ से आप सॉरी जया, एक बार क्विकली थोड़ा सा वो बताना आप कि इसमें वो वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या था, वो हम जो सॉल्व कर रहे हैं इस टीम से। वैनिशिंग ग्रेडियंट ये था कि आपका जो ये वाला आर्किटेक्चर था उसमें ये जो WHH था हिडन वाला, तो उस हिडन वाले को की वजह से हमारा इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स जो हमारा कॉस्ट जो एरर फंक्शन था वो मल्टीप्लाई होता था, जिसकी वजह से वैल्यू 1 से लेसर होता जाता था। ओके। ठीक है, हाँ, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट आ जाती थी। तो यहाँ पर क्या है, पूरा आर्किटेक्चर ही हमने चेंज कर दिया, बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है, इसका डिजाइन ही अलग है। अच्छा, एक बार मैं आपको तीनों का कंपैरिजन दिखाती हूँ, यहाँ तो केवल LSTM है, लेट मी शो ऑल द कंपैरिजंस हियर। ठीक है, तो RNN में हमारे पास कुछ एक फॉरगेट गेट की जरूरत क्यों है जय इसमें? फॉरगेट गेट का एक लॉजिक यूज किया है, जैसे कि वही व्हाइट बोर्ड से उसकी एनालॉजी को समझते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे हम जितना लिखते जाते हैं तो उसमें से सारा का सारा हम एक बार में मतलब नहीं लिख सकते व्हाइट बोर्ड पे, तो आधा पोर्शन जितना कि आप यूज उतार चुके हैं, जितना अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसको रब कर देते हैं और आगे की कैलकुलेशन वो खाली वाली स्पेस में कर देते हैं। तो हम पीछे वाले का केवल कंटेक्स्ट याद रखते हैं, हम उसकी हर एक वर्ड को नहीं याद रखते जो टीचर ने कहा। जैसे कि मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, आपने सारा वर्ड थोड़ी वर्ड टू वर्ड याद किया, आपने उसका एक की पॉइंट अंडरस्टैंड करके अपने पास रख लिया है, आप सारी इन्फॉर्मेशन को फॉरगेट कर दिए और केवल कंटेक्स्ट का की पॉइंट्स उठा लिए। वही लॉजिक को यूज करके LSTM बनाया गया है, समझ गए? सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर एडवांटेज क्या है जय उसका दोनों का? अच्छा, आप जैसे वो कंपैरिजन बता रहे थे तो समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, एडवांटेज यही है कि इसमें वो वैनिशिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक मिटिगेट हो जाता है। मतलब RNN क्या करता है ना, सब कुछ को कोशिश करता है पूरे कंटेक्स्ट को एम्बेडिंग के थ्रू चेंज करके आगे लेके जाए। ठीक है, उसको डेरिवेट कर करके, तो वो पूरा डेरिवेटिव निकालने में कई बार डेरिवेटिव्स जो है छोटे होते जाते हैं और उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू नियर टू 0 होती जाती है, जिनकी वजह से जो आपका ओवरऑल नेटवर्क होता है वो शायद सब कुछ लर्न करने के चक्कर में कुछ भी नहीं याद कर रख पाता है। तो ऐसा RNN का स्टेट है।
तो LSTM में क्या है कि हमने एक गेट ही अलग तरीके का यूज कर दिया और कुछ इंफॉर्मेशन को जानबूझ के फॉरगेट कर दिया है। अब इसका आर्किटेक्चर इसके आर्किटेक्चर से बिल्कुल अलग ही है, या बहुत कोई कंपेयर इसको नहीं कर सकते। इसमें कोई हम सेल स्टेट मेंटेन नहीं करते हैं, इसमें हमने काफी मतलब बिल्कुल अलग तरीके का आर्किटेक्चर है, अलग तरीके के चेंजेस करे। ठीक है, केवल हिडन स्टेट का एक नोशन जो है वो कांस्टेंट है, ये HT-1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी HT-1 है। ठीक है, तो बस हिडन स्टेट HT है, सॉरी, तो HT का जो कंसेप्ट है वो तो चल रहा है और इनपुट चल रहा है, लेकिन बाकी सब अंदर की मैकेनिज्म पूरी चेंज कर दी गई है LSTM में। तो ये आपको अगर RNN आपके वो नाइम में ये है क्या, RNN LSTM देखता हूँ। वो चेक करिए। RNN सर्च करके तो नहीं मिला मुझे, देखता हूँ। उसमें मतलब मुश्किल है, शायद नहीं होगा। Multivariate time series analysis with an RNN training। है? मैं सर्च कर रहा हूँ एक बार। है Keras dense layer, Keras LSTM layer, Keras input layer। हाँ तो है ना, है। केरास में LSTM का फंक्शन ही होता है अलग से, तो बस हम सेल सप्लाई कर देते हैं हमें कितनी सेल का बनाना है। ये इन्होंने आर्किटेक्चर भेजा है, मैंने पेस्ट किया है, इन्होंने RNN कर लेना। किसने यूज करना है? कहाँ पे भेजा टूल सर? चैट में। अच्छा, आपने ये पता किया टूल सर कि इसका हम लोग कोड निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर वो सकते अभी हैं? कल मीटिंग है मेरी, कल है, Okay. उसका पूछेंगे। इन्होंने इस तरह से बनाया है इन्होंने। ये RNN की सर्च करके मिला है मुझे, बट ये 9 के साइड में इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे किया है इन्होंने। पार्टीशनिंग, Keras learner, Keras network, Keras executor, Keras network writer। ये है राउंड थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये जो चीज है केरास LSTM लेयर से तो दिख रहा है कि इसमें है अब ना। फिर उसके बाद डेंस भी लगा रखी है, नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिफाइन करने के बाद उसकी यहाँ पर अलग से ट्रेनिंग करा रखी है। तो जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो लगभग कुछ ऐसा ही होता है, आर्किटेक्चर तो आपका अलग डिफाइन होता है, फिर हम उसको एज अ मॉड्यूल दूसरी जगह पे इंपोर्ट करते हैं, मेन फंक्शन पे जहाँ पे ट्रेनिंग हो रखी है, ट्रेनिंग करते हैं। है तो कुछ वैसा ही। फिर प्रेडिक्शन और इवैल्यूएशन के लिए अलग सेंटिमेंटल ये भी दिया उसने, use केरा, हाँ ये इसने एक दिया है सेंटिमेंट एनालिसिस विद RNN, जो मैंने अभी लेटेस्ट एक लिंक डाला है चैट में। इसी तरह का एक एग्जांपल मैंने भी रखा और ये आपके लिए एज अ टास्क ही रखा था मैंने, सेंटिमेंट एनालिसिस का। तो आप फिर निपट फिर इसमें कर लेना। इसमें ट्राई कर लेते हैं करने का। बताओ आप सेंटिमेंट सेंटिमेंट शायद। एनालिसिस का यूज केस डाला हुआ था ना मैंने भी, ओके ओके ओके। यूजिंग RNN, यूजिंग LSTM एंड यूजिंग GRU, अलग अलग ओके तीनों से ऑन बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस को। आप इसमें कर लेना प्रोग्राम की जगह। जो मैंने ये लास्ट लिंक भेजा है, ये केरास, ये सेंटिमेंट एनालिसिस भी आ रहा है इनके थ्रू, तो ये हम ट्राई कर सकते हैं, ये भी बात है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको करिएगा। ओके, तो इसका जो मतलब बेसिक लॉजिक है वो ये है, बाकी इन सारे फंक्शंस की मतलब इन सारे गेट्स की हेल्प से हम वो जो प्रॉब्लम थी वैनिशिंग ग्रेडियंट की उसको मिटिगेट कर पाते हैं। ठीक है, इसका पूरा ट्रेनिंग का सारा मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, यहाँ पर बस जो आप उससे कह रहे थे वो मैंने यहाँ पे कोड से डाला हुआ है। पाइटॉर्च का एक फंक्शन है वही सेंटिमेंट एनालिसिस का। ये LSTM का तो मेन जो डॉक्यूमेंटेशन है पाइटॉर्च का ये वो है।
तो सेंटिमेंट एनालिसिस आप उधर से ही कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और अगर कोड से करनी है तो मतलब वो मैंने एज अ टास्क आपके लिए रखा हुआ था। केरास से भी कर सकते हैं, राइट? केरास का ये उन्होंने केरास को ही मतलब ऐसा बना दिया है कि आप उसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, उसी के फंक्शंस हाँ, डाल दिए इन्होंने ऐसे होंगे किया। सारे मैं ट्राई करूंगा केरास मैथमेटिक्स। से, क्योंकि वो केरास मैंने यूज किया पहले, तो एक बार पाइथन में भी ट्राई कर लूंगा। हाँ, ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली भी अगर कोलैब्स भी ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे, बस आपको उन्हें रन करके अंडरस्टैंड करना है कि तीनों में डिफरेंस में मतलब आउटपुट में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो GRU क्या है? GRU नहीं बताया ना अभी आपने? GRU, हाँ GRU उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हाँ, LSTM एक अलग तरह से काम करता है, लेकिन LSTM इज अ बिट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इससे भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके एक और नेटवर्क डिजाइन किया गया, ठीक है, जो जो लगभग मतलब इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस देता है, RNN से बेटर, LSTM के नियरली इक्वल, बट LSTM से थोड़ा सिंपल आर्किटेक्चर है, उसमें फॉरगेट गेट हटा दिया, कुछ कम गेट्स कर यूज करे, ठीक है। अच्छा, एक बार सीक्वेंस में चल लेते हैं, कुछ छूटे नहीं। ठीक है, ये हो गया। हाँ अच्छा, हाँ LSTM का ना आपका सेंटिमेंट एनालिसिस तो ठीक है, साथ के साथ इसमें ना इस तरीके के ये भी हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं जो आप उस समय स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस वगैरह सब देख रहे थे, ये सारा काम LSTM के थ्रू किया जाता है। तो आप इनमें से भी कोई यूज केस उठा सकते हैं, अदर देन सेंटिमेंट एनालिसिस, वो तो है ही है, मतलब वो इजीली मिल जाता है, उसके एग्जांपल आपको कोलैब बने हुए मिल जाएंगे सेंटिमेंट एनालिसिस के। बाकी ये टेक्स्ट जनरेशन, मशीन ट्रांसलेशन, ये सारे काम भी इनमें से भी कोई एक एक यूज केस आप लोग अलग अलग उठा सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मनीष के उससे रिलेटेड एनॉमली डिटेक्शन में नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन या फ्रॉड डिटेक्शन, तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं मनीष। ये एक ये यूज केसेस में क्वेश्चन है जया, जैसे आपने ये मशीन ट्रांसलेशन दिया, ये सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेशन है या कुछ और भी हो सकता है? क्या यूज केस है वो? हाँ, मशीन ट्रांसलेशन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ही है, तब ओके, आपने किसी और लैंग्वेज में इनपुट दिया और किसी और लैंग्वेज में प्रोड्यूस हो रहा है, चाइनीज कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज। ठीक। तो और उसके ये लिए पहले सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस तो वही है कि आपने सेंटेंस दिया या पैराग्राफ दिया और सेंटिमेंट अंडरस्टैंड करेगा कि आपने पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव बात बोली गई है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में या नेगेटिव बात बोली गई है, तो वर्ड की सिमेंटिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके लिए सारे वर्ड के कंटेक्स्ट को पूरा मिला के तो आप समझेंगे, जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं या सिस्टम पूरा उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो तब तक वो सेंटिमेंट उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज ना, ये सेंटिमेंट एनालिसिस का यूज केस बहुत जगह यूजर फीडबैक में काम आ जाता है, जितनी जगह हम कस्टमर कॉल्स वगैरह करते हैं फीडबैक से, एक मैंने स्पीच रिकॉग्निशन। एक मैंने लिंक भेजा है जया अभी, ये डाउन डिटेक्टर सुना है आपने? कौन सा डिटेक्टर? डाउन डिटेक्टर एक चैट में लिंक भेजा है मैंने। ये ना हमारे टेल्स्ट्रा में, हमारे जो ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर है उसमें यूज होता है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, आउटेजेस प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये डाउन डिटेक्टर एक सॉल्यूशन है जो AIML यूज करता है, जैसे इसमें टेल्स्ट्रा देखेंगे आप। तो ये इसमें ये इंटरनेट पे नेटवर्क का यूजर का क्या सेंटिमेंट चल रहा है, उसके बेसिस पे हम टेल्स्ट्रा में ये प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या कोई आउटेज तो नहीं है कि हमारा सेंटिमेंट डाउन हो रहा है, तो ये डाउन डिटेक्टर थर्ड पार्टी है, काफी चीजें में काम आता है। तो हमारा जो ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर है उस पर डाउन डिटेक्टर का एक अलग से वो चलता है कि डाउन डिटेक्टर क्या कह रहा है हमारे अच्छा, नेटवर्क के बारे में। इट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मेरे को ये भी लेटेस्ट पता चला जब मैं गॉग गया था, विजिट किया। ओके, मतलब ये एक अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हैं, राइट? हाँ, मतलब टेल्स्ट्रा अगर यूज कर रहा है इसको, वो भी हमारे ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर में यूज हो रहा है, एंड इट यूजेस द इनपुट, इंटरनेट से भी ये गेस करता है कि इस टाइम क्या चल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि मास आउटेज तो नहीं हुई है कि सेंटीमेंट बिगड़ रहा है अचानक, और जो हमने अभी नेटवर्क में नहीं पता की है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये ओके देखिए बता ओके रहा है मोस्ट रिपोर्टेड किस, ये ये भी ना एक, ये हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब एक। हम्म ओ, अच्छा है। ये गूगल भी यूज कर रहा है ना यहाँ पे, जीमेल के लिए ऑप्टस कई लोग यूज कर रहे हैं।
एनबीएन भी है क्या इसमें अतुल सर? एनपीएन का तो डाउन ही रहता है ना मनीष, ऊपर आता का सेंटीमेंट। तभी तो मतलब पता चले हमारा पॉजिटिव आने लग गया। हम लोग काम कहाँ करते हो? तो ठीक है, मतलब ये सेंटिमेंट एनालिसिस का बहुत काफी ज्यादा वाइड यूज केस है, तो इसलिए इसका इजीली आप बस गूगल ही करोगे, आप गूगल कोलैब फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग एलएसटीएम यूजिंग, आपको मिल जाएंगे इम्प्लीमेंटेशंस, बस उसको अंडरस्टैंड करके चला के देखना है एक बार। बाकी ये सारे जिसमें आप इनिशियली इंटरेस्टेड थे वो यूज केसेस को भी ट्राई कर सकते हैं। जय, मेरा जो मेन जो डाउट है ना इन यूज केस को लेके वो ये है कि इनपुट्स क्या जाएंगे इनको? इनपुट्स क्या जाएंगे, जैसे सेंटिमेंट में पैराग्राफ्स जाएंगे, मशीन पैराग्राफ ट्रांसलेशन में, बिल्कुल। स्पीच मशीन स्पीच के ट्रांसलेशन अंदर में, स्पीच के अंदर स्पीच जाती है। नहीं नहीं, पर उसको न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करना है वो क्वेश्चन है मेरा। आपने एम्बेडिंग मॉडल को इसलिए तो इनपुट तो बताया हम था लोग ना। मैथमेटिकल फॉर्म में देंगे ना, कोई भी इनपुट। हाँ हाँ, तो उसको हम एम्बेडिंग में ही तो कन्वर्ट करते हैं, आगे आ रहा है वैसे इसमें, आपको उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन आगे भी इस स्लाइड पे आगे भी है, मैंने बताया भी था एम्बेडिंग बाइनरी वेक्टर्स के थ्रू जाते हैं, फिर हम उसके मतलब उसके बाद उस एक तरीका ये होता है, उसके बाद हम उनके हर nth वर्ड को, हर थर्ड वर्ड को उठाते हैं, सारे स्टॉप वर्ड्स रिमूवल करके। एक बार पहले आप इसको करके देखो, फिर आपका ये डाउट खत्म ही हो जाएगा। आप एक बार प्री प्रोसेसिंग करो, मुझे करके दिखाओ, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। आपने करके नहीं देखा है, इसी वजह से आपको बार बार डाउट आ रहा है उसमें। तो सर आपको हंसने और की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, आप एनबीएन एक का बार मुझे डाउन डिटेक्टर पे एनबीएन मिल गया था इसलिए मैं हंस रहा था, तो भेजा अच्छा मैंने। फिर ठीक है, एनबीएन के लिए हंस रहे हो ना, मेरे पे तो नहीं हंस रहे। नहीं, नहीं नहीं, सही कह रही हूँ। एनएलपी में जो हम लोगों ने लेमेटाइजेशन, मतलब वो सारा प्रोसेस पढ़ा था ना, स्टॉप वर्ड रिमूवल का, पंक्चुएशन मार्क्स रिमूवल का, बिल्कुल बेसिक, जब मैंने एनएलपी स्टार्ट किया था, हमने कुछ पढ़े थे ना, एक प्रैग्मेटिक एनालिसिस, सारे स्टेप्स पढ़े थे, तो उन स्टेप्स में से आप उसमें से 4-5 स्टेप्स एक बार करके देखो, 5वें स्टेप तक आ जाता है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वो न्यूमेरिकली कैसे कन्वर्ट होता है। वैसे इसमें मैंने डाली भी एक स्लाइड, अच्छा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इधर उधर शफल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको देख ले, इनके यूज केसेस में इनपुट कैसे जाता है, क्वेश्चन को अभी आप स्टैंडिंग रखिए, आगे की स्लाइड में क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और, लेकिन जब आप करोगे ना तभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जीआरयू जो था वो मैंने बता दिया, ये भी गेटिंग मैकेनिज्म है, उससे थोड़ा सिंपल आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर कैसा है वो ही देख लेते हैं। ये इसका आर्किटेक्चर है ना, तो एक जो पार्ट था इसमें, वहां पे 3 तरीके के अंदर गेट दिख रहे थे, यहाँ पर 3 नहीं है, बस 2 से आउटपुट लेके, रीसेट गेट और अपडेट गेट, 2 ही गेट है, इनसे आउटपुट लेके 10h के साथ कॉन्कैटिनेट वगैरह करके हमने फाइनल कंटेक्स्ट वेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे फॉरगेट था, इनपुट था, आउटपुट था, यहाँ पर अपडेट गेट है, रीसेट गेट है, कैंडिडेट हिडन स्टेट वो पीछे भी चल रही थी, इसको हम सेल स्टेट बोल रहे थे, और ये आरएनएन में भी थी हिडन स्टेट, इसको मेंटेन कर रहे हैं तीनों में, बस यहाँ पर उसका अपडेशन कर रहे हैं, स्टेट का अपडेशन कर रहे हैं न्यू, मतलब वो फीडबैक के बेसिस पे। अब इतने सारे फंक्शन तो नहीं याद रहने वाले। अच्छा, like LSTMs, GRUs are designed to handle the vanishing gradient problem and capture long-term dependencies in sequential data. GRUs have a simple structure with fewer gates than LSTM, making them computationally more efficient while still performing well on many tasks. ठीक है, ओके, तो अब आ जाते हैं, ठीक, ये बस उसकी एक वन शॉट व्यू है कि कैंडिडेट हिडन स्टेट क्या करता है, अपडेट गेट क्या करता है, पास्ट इन्फॉर्मेशन को कीप करके रखता है, हाउ मच इन्फॉर्मेशन, एंड रीसेट गेट डिसाइड्स वेदर टू फॉरगेट द पास्ट स्टेट कंप्लीटली, तो ये रेगुलेटर टाइप का है। एंड कैंडिडेट हिडन स्टेट होता है, कैलकुलेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द करंट इनपुट एंड पास्ट हिडन स्टेट, और ये अपडेट कर देता है, ब्लेंड कर देता है पास्ट और न्यू इन्फॉर्मेशन को। तो हम GRUs को थोड़े सिंपलर टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, फास्टर ट्रेनिंग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और LSTM थोड़ा ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम लेते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इनको यूज करते हैं, ठीक। ये देख ही लिया हमने, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, कौन कौन करके लाएगा, पहले हैंड रेस करो,
कोई कर के नहीं लाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई नहीं करके लाता है। आप म्यूट पे हैं तो आपने हैंड रेज करने को चला गया, मनीष चला गया, बाकी लोग कैमरा पे नहीं है। हैंड कौन रेज करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो मैं मनीष आप लाऊंगा हैं जी, वहाँ पे? मनीष ठीक है, अपने आप ही हैंड रेस किया प्रेम में। प्रेम प्रेम ने अब नहीं आपका सब सारा सेटलमेंट हो गया, आप एक बार स्क्रीन ऑन कर लो। हाँ, सब सेटलमेंट हो गया ना घर वर का। आपका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, माइक म्यूट है। इस वीकेंड तक हो जाएगा जी यार, वो चलता रहेगा ऑनगोइंग प्रोसेस, बेसिक सेटअप तो हो गया। अब तो इस वीकेंड मतलब दिवाली तो आएगी, 27 तारीख है, उसके बाद तो दिवाली हो जाएगी ना। दिवाली पे कौन पढ़ाई करता है, धनतेरस पे इतनी सारी चीजें करनी होती है घर में। मतलब आप मुझे इम्प्लीमेंटेशन कब दिखाओगे, उसकी डेट बता दो। आपको 4 नवंबर को। 4 नवंबर को मंडे को दिखाएंगे आप। ठीक है, चलो थोड़ी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सेंटिमेंट एनालिसिस का करके दिखाना है ना, एग्जीक्यूशन या मतलब कोई हाँ, भी आरएनएन बेस्ड कुछ भी है ना, आरएनएन एलएसटीएम और मतलब कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग करनी है नैरेटिव कि अंडरस्टैंडिंग। आरएनएन, हाँ, आरएनएन का, जीआरयू का, एलएसटीएम का। मनीष आपका हैंड रेज नहीं हुआ। आई सॉरी वाज जया, वेटिंग कोई कि घर पे गेस्ट आए हुए थे, वो जा रहे थे, तो क्या सवाल था? सवाल ये था कि इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन करके दिखाएगा मुझे 4 नवंबर तक। 4 नवंबर तो बहुत पास में जाए थोड़ा। आप 2025 की बात कर रहे हो ना? मैं काम करती हूँ। अभी तो एक हाँ, साल वही मैं पूरा सोच रही थी कि कैलेंडर बदल देती हूँ ना मैं, एक एक पूरा ईयर आगे बढ़ा देती हूँ। कौन सा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन देखना आपको? सारा कोई भी सारा दिवाली दशहरा खत्म करने के बाद में 4 नवंबर को मनीष ने, प्रेम ने बोला है कि वो दिखाने वाला है तीनों कुछ का ना दिखाने कंपैरेटिव वाला प्रेम, मैं एनालिसिस। बता देता हूँ, वो मेरे पास आएगा, मैं जाऊंगा अतुल के पास। सब लोग अतुल को लेके जय माता की करेंगे। हमारे मैं कहाँ जय माता की करूं, मैं अकेला। चलो 4 तारीख बोलिए ना प्रेम भाई, आपकी जुबान रख लेंगे, 4 को दे देंगे जय आपको एक इम्प्लीमेंटेशन। 4 को दे देंगे। और कौन सा एक मतलब कौन सा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मैं कुछ भी अपना नहीं एक दिखा दूंगा, देते। एक प्रेम देगा, एक अतुल देगा, एक अमित देगा। अमित अमित ने कुछ नहीं बोला है। अमित आर यू देयर? हाँ मैं हूँ तो सही। अच्छा, अभी डाउट है उनको कि मैं हूँ तो सही। मेंटली मेंटली फिजिकली दोनों चीजों से। हाँ, फिर अमित अपन आपकी इंजीनियरिंग असाइनमेंट कैसे करते थे, कॉपी पेस्ट का लकी काम। डे कौन सा है? लकी डे कौन सा है अमित आपका? 4 को इन तीनों लोगों का लकी डे निकला हुआ है। मेरा अभी 1-2 हफ्ते आप मुझे कुछ टास्क दे दो मत उसके बाद ही कुछ मैं कर पाऊंगा। एक हफ्ता हो गया 28 से 3, और दूसरा हफ्ता तो चल ही रहा है। मैं नहीं टास्क दे रही, दीपावली तक कोई टास्क नहीं एक है। हफ्ता 4 की जगह 11 कर देते जाए, हाँ ठीक 11 रहेगा। कर दो। कौन सा गया रहेगा, मुझे लग रहा है सच में 25 में कैसे गया। अरे केवल गूगल इतना करना बड़ा है, नहीं है। 3 जहाँ कुछ 4 मांग यार। लेते हैं वहां क्यों हाँ, परेशान करते हैं। मैं और अमित एक दे देंगे, मैं और अमित एक दे देंगे, ओके। हाँ चलेगा। चलो 4 को दे देंगे जय आपको। हाँ, 4 को देना है। आपका अमित का अलग होना चाहिए, अतुल का प्रेम के साथ बना देते हैं टीम। मुझे तो चारों को अलग अलग करना चाहिए था, इतने बड़े हो गए आप लोग। टाइम नहीं है ना अभी। पेयर वाइज प्रोग्रामिंग। चलो ठीक है, मतलब कुछ मिलना चाहिए 4 को। इम्प्लीमेंटेशन लॉजिकली बढ़िया सा, चाहे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन पे करिए या फिर नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन पे करिए, या चलिए सेंटिमेंट पे ही कर दीजिए, वो सबसे बेसिक है। एटलीस्ट उतना आपको एलएसटीएम और जीआरयू का फील आए, एम्बेडिंग का फील आए, जो फर्स्ट डे से मनीष परेशान है कि एम्बेडिंग बनेगी कैसे, तो वो भी फील आना चाहिए। हाँ। और एक्चुअली जय मेरा फोकस अभी आज की तरह पूरा ही हो गया कि इनपुट्स क्या देंगे, आउटपुट क्या देंगे, बाकी तो मॉडल है। बाकी तो मॉडल मॉडल देख लेगा। ठीक है, चलिए ये भी जान लीजिए, ये भी आपको काम आएगा आपके ऑफिस में। तो 2010 में जो आया था वो था एलएसटीएम, जो हम आज पढ़ रहे हैं 2024 में। तब आप कह रहे हैं कि उसमें भी 1 साल बढ़ा दो। ठीक है, 2010 में इसकी कहानी खत्म हो चुकी है एलएसटीएम की। और उसके बाद में स्पीच रिकॉग्निशंस के कुछ मॉडल्स आए, लेकिन उनमें वैनिशिंग ग्रेडियंट्स के इशू थे, तो बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर 2011 के आसपास ये जीआरयू आया, काफी अच्छा था, मतलब उससे थोड़ा सिंपलर वर्जन हो गया। और यहाँ पर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी आए थे, जो हम
पहले पढ़ चुके हैं, CNNs और डीप, मतलब जो जो हमने देखे थे लीनेट, या मैंने 2-3 और कठिन नाम लिए थे, एफिशिएंट नेट, रेस्टनेट, गूगल नेट, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स तभी आने शुरू हुए थे, इधर से स्टार्ट हो गए थे 2010 के बाद से। इमेजनेट चैलेंज आ गया था, गूगल वालों ने शुरू कराया था, और कई सारे मॉडल्स उसके चैलेंज के थ्रू डेवलप करवाए उन्होंने। देन उसके बाद में ये बहुत ही अच्छी टाइप की एम्बेडिंग आई, जो हम भी पढ़ेंगे 2013 में, वर्ल्ड टू वेक एम्बेडिंग आई, और इसकी हेल्प से जो मतलब ये इसका मेन फोकस ये था कि इस पूरे जितना भी वर्ड्स आप सप्लाई करते हैं, जितने भी पैराग्राफ सप्लाई करते हैं, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फिर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स आए, जो कि टेक्स्ट समराइजेशन, मशीन ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मतलब कि एक मिनट इनको देख लीजिए। हाँ, कि आपका यहाँ पर हमने जैसे कि कुछ हमने डिजाइन्स देखे थे इस तरीके के, इसमें है इस तरीके के, ये जो थे ना, ये सीक्वेंस हम सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर सीक्वेंस ही जनरेट हो रहा है, मशीन ट्रांसलेशन वगैरह में होता है। और भी हमने 5-6 तरीके के इसके डिजाइन्स, ये इस तरीके के आर्किटेक्चर देखे थे। सारे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल है, इसमें इनकोडर पार्ट रेड वाले और ब्लू वाले डिकोडर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आर्किटेक्चर्स आए थे, ठीक। फिर उसके बाद गैन्स आए। गैन्स के बाद में एक बड़ी अच्छी मैकेनिज्म आई, जिसको हम अटेंशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ये आपके आज के चैट जीपीटीज में, या मतलब सब जगह ही यूज हो रही है अटेंशन मैकेनिज्म, वो चाहे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हो, वहां पे भी लग रही है ये मतलब ऐसी चीज है जो जहां पे लगा दोगे ना, वहां पे अटेंशन पूरे गिवन डेटा में से किस चीज को अटेंशन देने से आपका बेटर आउटपुट बन पाएगा, उसको नेटवर्क खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये अटेंशन मैकेनिज्म भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम आज ये पढ़ने वाले हैं, वर्ड टू वेक। फिर इसके बाद में कुछ और अच्छी चीजें आई, जिसको आप पढ़ने में इंटरेस्टेड थे जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था, जिसको हम रेसिडुअल नेटवर्क्स कहते हैं। इसमें थोड़े से नेटवर्क का हमने स्टाइल चेंज किया, कनेक्शंस को थोड़ा सा अपनी छेड़छाड़ कर देते हैं तारों से, और उसके बाद में जो रिस्पॉन्स होता है कभी खराब कभी अच्छा हो जाता है। तो रेसिडुअल नेटवर्क्स में भी कुछ वैसे ही था। हमने जो फुल्ली डेंस कनेक्टेड अभी तक नेटवर्क्स देखे हैं, उस तरह के डेंस कनेक्टेड नहीं होते थे, उसमें कुछ थोड़ा सा उनके साथ छेड़छाड़ करने के बाद नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स हो जाता है वो अच्छा हो जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मर्स आ गए। अभी ट्रांसफॉर्मर्स जो थे वो भी इनकोडर डिकोडर टाइप के आर्किटेक्चर थे, उसमें पोजिशनल इनकोडिंग वगैरह थी। वो भी आज के टाइम में आपका चैट जीपीटी, उसके बाद सब बर्ड जीपीटी आ रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर्स का ही और एडवांस वर्जन हम देखते जा रहे हैं। तो आज का जो जीपीटी हम यूज करते हैं वो भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो हम अभी 2024 में हैं, इसमें 2023 तक की सारी बातें हैं, क्या क्या आया हुआ है। तो ये जीपीटी के ही इम्प्रूवमेंट चल रहे हैं। अभी हम जीपीटी 4 पर आ गए हैं। 3.5 हम फ्री यूज करते हैं, 4 वाला पेड है, ठीक है। किसी के पास है 4 वाला पेड वर्जन? एनीवन नहीं। इज यूज? नहीं, ठीक है, हम सारे अनपेड वाले हैं क्या? ओके। 3.5 आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने दोनों में डिफरेंस देखा है। आपको अगर 3.5 वाला आप यूज करते हैं, तो वो कभी कभी क्वेश्चन आंसर को ना अलग ही डायरेक्शन में लेके चला जाता है, ठीक है। जीपीटी 4 वाला आपको मतलब रिस्पॉन्स सही देता है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप कोई बड़े कैलकुलेशंस कराते हैं, मतलब जिसमें पीछे पीछे की स्टेट्स को अंडरस्टैंड करते हुए आगे की कैलकुलेशंस करनी है, वहाँ पे 3.5 जो है गलत रिजल्ट देने लगता है। रिजल्ट देता है, बड़े सुंदर से सजा के देता है, लेकिन वो सजे हुए में एरर रहती है। जीपीटी 4 ऐसा नहीं करता है, उसमें एरर नहीं होती है। क्योंकि मेरा थोड़ा पीएचडी वर्क अटका हुआ था, तो मैंने इसको परचेज किया था थोड़े दिन के लिए। वहां पर इसने मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिए थे 4 ने 3.5 के कंपैरिजन में। वो तो अलग ही डायरेक्शन में बात को समझ ले रहा था, क्वेश्चन कुछ और पूछ रही थी, आंसर कुछ और दे रहा था, ठीक है। तो डेली वगैरह जो मॉडल्स आए, को पायलट आया, ये सारे, तो ये सब 2021 में चालू हो गए। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये एजीआई, जिसकी आजकल बहुत बूम सुनाई पड़ रही है, सब जगह एजीआई आने वाला है, सब कुछ रोबोट ही करेंगे। तो हो जाएगा 30-35 तक तो हो ही जाएगा, इसी जन्म में देख लेंगे हम लोग। अब इसमें से हम आ जाते हैं ये जैसे हमने एजीआई क्या चीज है?
AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की मतलब कहीं पर भी आपको जो जो बीच बीच की चीजें ना यहाँ पर भी अभी भी हम लोगों को सप्लाई करनी पड़ती है। GPT 3.5 को भी हमें सब कुछ समझाना पड़ता है, तभी वो कुछ बेटर रिजल्ट्स देता है। तो AGI ये होएगा कि वो सेल्फ सस्टेन होगा, मतलब रोबोट टाइप का समझ लो, सब कुछ करने वाला, हाउस कोर्स से लगा करके सब कुछ वही खुद ही करेगा। मूवीज में हम देखते हैं साइंस फिक्शन वाली में ना, उस तरीके का आ जाएगा रियलिटी में। तो लगभग तो बढ़ ही रहे साइंस फिक्शन की तरफ अब, और क्या, थोड़े दिन में हो ही जाएगा। और मुश्किल से मुश्किल 10 साल तो 12 साल। अच्छा, ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस पे आपको देना था, तो मैंने इसकी सारी स्टेप्स निकाल के रखे थे कि डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग कैसे होता है, मॉडल आर्किटेक्चर। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस वाली प्रेजेंटेशन का, स्लाइड का, और मतलब ये स्टेप्स के थ्रू हम इसे डिस्कस करेंगे जो आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि आपने ये चीजें यूज करी है, कैसे हो रहा है। तो जैसे कि आपका टोकनाइजेशन हुआ था, स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और टोकन, फिर पैडिंग करा हमने टेक्स्ट को फिक्स लेंथ सीक्वेंसेस में। उसके बाद हमने न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशंस करे एम्बेडिंग्स यूज करके, वर्ड एम्बेडिंग्स लाइक वर्ड टू वेक और क्लोव। अब इसमें से हम वर्ड टू वेक पढ़ने वाले कैसे होता है। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम जानते हैं। फिर हमने उनको टोकन्स को डेंस वेक्टर्स में कन्वर्ट किया, और फिर हमने इनमें से कुछ भी लगा दिया RNN। ये बस एक लाइन के कोड है, केरास में सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है इनका आर्किटेक्चर, केवल आप एक लाइन लिखते हो, मतलब केरास डॉट LSTM करके, और वो इम्प्लीमेंट कर देता है। बस फिर तो कुछ रहा नहीं। ऑप्टिमाइजर हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, लॉस फंक्शन, बाइनरी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। बस फिर तो कुछ नहीं रह गया। इवैल्यूएशन में हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पाइटॉर्च में टॉर्च डॉट नो ग्रेड यूज करना पड़ता है कि वो मतलब जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हो तो उस समय पे ग्रेडियंट नहीं कैलकुलेट करे। ये चीज के लिए टॉर्च डॉट नो ग्रेड करके टॉर्च में एक फंक्शन होता है। केरास में भी कुछ होता था, अभी उसमें याद नहीं है एग्जैक्टली, पर उसमें भी हम उसको मतलब मोड चेंज कर देते कि ये वाला मोड ट्रेनिंग मोड है, ये वाला इवैल्यूएशन मोड है। आपकी नाइम पे करना चाहते हैं तो उस पर कर लीजिएगा। बस फिर खत्म हो गया। प्रेडिक्शन करवा देते हैं अनसीन डेटा पे कि जो आपने इनपुट पास करें उससे जो सेंटिमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और इसके लिए आपको IMDb मूवी का डेटा सेट मिल जाता है। ये अवेलेबल है, कैगल में भी अवेलेबल है, गूगल डेटा सेट्स पे भी अवेलेबल है, सब जगह मिल जाएगा। अब आ जाते हैं वर्ड टू वेक पे, तो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल दैट कन्वर्ट्स वर्ड्स इनटू डेंस वेक्टर्स कॉल्ड एम्बेडिंग्स। These vectors capture the semantic relationship between words. ठीक है, the words with the similar meanings will have the vector representation that are close together in a vector space. तो हम मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमिलर मीनिंग की बात हो रही है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन उस दिन पूछ रहे थे एम्बिग्यूटी वाला, कि एक ही वर्ड में हमने एक ही दो तीन सेंटेंसेस हमने लिए और उसमें सेम वर्ड बैंक और बैंक, रिवर वाला बैंक और ऑफिस वाला बैंक दोनों डाले, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को ये कैसे समझता है। तो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, और उसमें इन रिलेशनशिप्स को पहले वो निकालता है, फिर उन्हें अंडरस्टैंड करता है कि क्या ये वर्ड्स रिलेटेड है। मतलब रिवर के साथ अगर बैंक आ रहा है तो उसका मतलब अलग है, और मतलब मनी के साथ अगर बैंक आ रहा है तो उसका मतलब अलग है। तो ये इसको वर्ड्स को कोरिलेट करके या कंबाइन करके समझता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक मॉडल आया था बैग ऑफ वर्ड्स। ये सिंपलेस्ट मॉडल बोला जाता है NLP में, बैग ऑफ वर्ड्स, और उससे हम कंपेयर कर रहे हैं अभी वर्ड टू वेक को। तो ये हमारा जो, अगर आप एग्जांपल डायरेक्टली देखते हैं तो ये बैग ऑफ वर्ड्स क्या करता था, वन हॉट इनकोडिंग टाइप का होता है, जिसमें हॉट हॉट वाला वर्ड 1 रहता है, बाकी सब 0 रहते हैं, या हॉट वाला कैरेक्टर 1 कर देते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये वर्ड एम्बेडिंग्स हैं, तो ये वर्ड 1 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे जो वर्ड उसमें आया हुआ है। तो इस तरह से काम करता था। इसमें क्या होता था, काफी स्पार्स रिप्रेजेंटेशन होता था, मतलब जीरोस बहुत ज्यादा स्टोर करने पड़ते थे। अब जीरो क्यों स्टोर करना है, बेसिकली इतना सारा मेमोरी स्पेस क्यों यूटिलाइज करना है केवल जीरो स्टोर करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा हटा के बैग ऑफ वर्ड्स की जगह वर्ड टू वेक को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये इट्स अ बेटर डेंस रिप्रेजेंटेशन। डेंस वेक्टर होता है 100 से 300 डायमेंशंस का, और जहाँ पे हम सिमिलर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये दो टेक्निक से यूज करता है।
to learn the word embedding based on the surrounding context of word in a sentence. तो पहला है इसमें continuous bag of words. तो it predicts the target word based on the context word. Surrounding words के बेस पे target word को predict करता है. ये क्या करता है? Target word को ही ले लेता है और surrounding words को predict करता है. Skip gram. मतलब just इसका उल्टा. ठीक है. अब वर्ड टू वेक को हम यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सॉरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ड्स दैट अपीयर इन अ सिमिलर कंटेक्स्ट टेंड्स टू हैव सिमिलर मीनिंग इन वर्ड टू वेक कैप्चर दीस रिलेशनशिप्स. फॉर एग्जांपल वर्ड्स लाइक किंग एंड क्वीन और एप्पल एंड ऑरेंज विल हैव अ सिमिलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस. तो इसमें जो आपके रिप्रेजेंटेशंस भी आएंगे उनमें भी सिमिलैरिटी आएगी, जबकि वन हॉट इनकोडिंग में वो एकदम बदल जाता है. एप्पल आएगा तो वन कहीं और हॉट होएगा, और मैंने एप्पल सॉरी ऑरेंज आएगा तो वर्ड कहीं और हॉट होएगा, वन कहीं और हॉट होएगा. तो उसमें कोई चेंज होने के बाद कोई मीनिंग रह नहीं जाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे रहता है. सो इट्स लाइक ठीक है, एनालॉजीज टाइप की ये कैप्चर करता है. तो किंग माइनस मैन प्लस वेक्टर ऑफ वुमेन दैट इज नियरली इक्वल्स टू क्वीन. कुछ इस तरीके की कैलकुलेशंस, अब मतलब इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इससे. तो किंग में से मैन माइनस करने के बाद वुमेन ऐड करने के बाद में क्वीन बन जाएगा. ऐसे लॉजिक से यूज करता है. इसमें क्या क्या होता है, पहले इनपुट में क्या होता है, इट टेक्स वन हॉट एनकोडेड वेक्टर ऑफ अ वर्ड एज एन इनपुट. फिर एक हिडन लेयर होती है और जिसमें एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता है. ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता है इनपुट से आउटपुट के लिए. आउटपुट लेयर क्या करती है, इट्स अ सॉफ्टमैक्स लेयर दैट प्रेडिक्ट्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवरी वर्ड इन अ वोकैबुलरी. ठीक है, तो ये इसकी ट्रेनिंग के टाइम पे मॉडल लर्न्स टू मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग द कंटेक्स्ट वर्ड्स गिवन अ टारगेट वर्ड. या हम किसी एक टारगेट को लेके चल सकते हैं, चाहे हम स्किप ग्राम को एज अ ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं या फिर कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स को एज अ ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं. कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स टारगेट प्रेडिक्ट करता है, एक को याद कर लीजिए. बाकी स्किप ग्राम उसका उल्टा करता है. ठीक है, तो इस तरीके से वो उसकी मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेता है, और उन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन एज आउटपुट प्रोवाइड करता है उसको, या प्रोबेबिलिटीज का एक सेट प्रोवाइड करता है, उसको हम ले लेते हैं. वही हमारा हो जाता है वेक्टर वर्ड टू वेक एम्बेडिंग. तो तभी वो इसको न्यूमेरिकल में चेंज हो जाएगा. तो जय इसको हमें कुछ ट्रेनिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स देने पड़ेंगे, है ना, ताकि वो हाँ ये प्रेडिक्ट कर पाए कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा. जैसे अभी इसमें आपने लिखा है कि हाँ, ये वैसे तो आप मतलब इसको ट्रेन करना हो शुरू से तो इतना कुछ करना पड़ेगा. वैसे इसकी प्री ट्रेन्ड मतलब मॉडल्स अवेलेबल हैं वर्ड टू वेक का. हम बस लिख देते हैं वर्ड टू वेक और अंदर अपना इनपुट सप्लाई कर देते हैं. ये आपके प्री ट्रेन मॉडल के बेसिस पे डायरेक्टली इन्फ्रेंस देके प्रोबेबिलिटीज से आपको डेंस वेक्टर बना के दे देता है, और आपका वो ये तो जितना भी आपने सेंटेंस दिया था. ये तो करते करते फिर वो एलएलएम ही बनती जा रही है, नहीं? क्या बनती जा रही है? एलएलएम या हाँ, करते करते वही हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं. हम इसके बाद जीपीटी पे ही जाएंगे. थोड़ा सा एक बार एम्बेडिंग्स में भी, एलएलएम में भी एम्बेडिंग्स आएंगी, बट मुझे थोड़ा हाँ. एम्बेडिंग्स समझना था कि एम्बेडिंग्स रियली होता क्या है, क्योंकि वहां पे भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और एम्बेडिंग्स करनी है अगर, है ना? तो वो हम्म. अभी भी आप बता रहे हो कि अ, मतलब इसमें भी इसका स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन आप देखना चाहते हैं यही, मतलब नॉट द या एल्गोरिथम, फिर बट हाँ एम्बेडिंग्स कैसे यूज होती हैं और एम्बेडिंग्स में क्या करता है वो. अ, चलो मे भी बाद मतलब में कर लेंगे वो. और वो मैं आपको बताऊंगा मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, बट आई थिंक वो मे बी फर्दर अप आएगी. जैसे अभी भी आपने लास्ट में भी, इसमें भी तो अपने ये बोला था ना कि वर्ड टू वेक में भी उसको एम्बेडिंग्स जनरेट करता है वो. हाँ, तो अभी भी एम्बेडिंग्स ही जनरेट हो रही है. जो प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज है यही तो एम्बेडिंग्स हुई. ओके, जो प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज हैं दैट दोस आर द एम्बेडिंग्स. ओके. हाँ, ओके. वही है एम्बेडिंग्स. वही नंबर ही तो है आपका. आपने कभी हिडन मतलब इंटरमीडिएट आउटपुट्स मैं आपको दिखाती हूँ, केवल गूगल भी करके आपको समझ में आ जाएगा. अम,
स्टडी ऑफ एम्बेडिंग्स ना। इसकी जो बीच वाला ऊपर वाला ना, उसमें लिखा हुआ है स्टडी ऑफ एम्बेडिंग्स, तो ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर आर आर यस वर्ड टू ये बैक वाला। स्टडी ऑफ या मतलब मैं वो कुछ और दिखाना चाह रही थी, दिखा नहीं। मतलब प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज ही रहती है उसमें भी, जो एम्बेडिंग जो दिखती है। दैट्स फाइन। हाँ, मैं दिखा दूंगी आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन, जिस टाइप का आप देखना चाह रहे हैं ना, दिखा दूंगी। ठीक है, शायद इसमें वो एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। प्रॉपरली शो नहीं किया हुआ है, कोई वन शॉट व्यू जैसा नहीं है ये। तो उसका प्लॉट दिखा दिया कि कौन से वर्ड रिलेटेड है, वो जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना, वो सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं। एक नीचे नंबर लाइन पे ही आ रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं। Yeah. मतलब ये सारों के कुछ नंबर्स थे और उन्हीं के बेसिस पे इसको प्लॉट किया। इसका TSN प्लॉट है, ये प्लॉट है। ठीक है, ठीक है जी, नो ये वरीज। आपको दिखा दूंगी, जो इंटरमीडिएट चीज ना आप समझना चाहते हैं, दिखा दूंगी। ठीक है, तो लार्ज कॉर्पोरा पे ये ट्रेंड है वर्ड टू वेक, गूगल न्यूज या विकीपीडिया पे प्री ट्रेंड है, और तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं एंड फिर ये लोड करते हैं और वो प्रॉपरली हमको एम्बेडिंग बना के दे देता है। ठीक है, चेनिज्म एंड केरास दोनों पे है ये, पाइटॉर्च पे भी है, किसी से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्ड टू वेक के अलावा, वर्ड टू वेक अगर हम ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो वर्ड टू वेक क्या करता है, लोकल जो होते हैं वर्ड्स, मतलब लोकल क्या बोलते हैं उसको, लोकल ऑकरेंस जो होती है उसको वैल्यू करता है, उसके बेसिस पे एम्बेडिंग क्रिएट करता है। एक ग्लोव आता है, ग्लोबल वेक्टर्स ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट और इक्वली मतलब सिग्निफिकेंट है ग्लोव। और ये क्या करता है, ग्लोबल कोऑकरेंस के बेसिस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे एम्बेडिंग क्रिएट करता है। फिर उसके बाद में फास्ट टेक्स्ट फेसबुक वाले भी लेके आए कि हम भी बताएंगे कि एम्बेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाई कंसीडरिंग एन ग्राम कैरेक्टर को लेकर, मतलब क्या करते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, मतलब कि 3 3 2 2 एक कैरेक्टर को लेकर के उसकी एम्बेडिंग बनाना। एक कैरेक्टर लेना, या मतलब एक वर्ड लेना, फिर 2 का कॉम्बिनेशन लेना, फिर 3 का कॉम्बिनेशन लेना, एन के कॉम्बिनेशन लेना, और स्लाइडिंग विंडो की तरह एन को खिसकाते जाना। पहले एन लिए, फर्स्ट एन, फिर उसके बाद एक वर्ड खिसका के आगे के एन वर्ड ले लिए, फिर आगे के एन वर्ड ले लिए। इस तरीके से एम्बेडिंग ये फास्ट टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी मतलब सारे ये लोग ग्लोबल ऑकरेंस को दे रहे हैं, कोई लोकल ऑकरेंस को दे रहे हैं, तो इसमें कभी कभी रेयर वर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जो दूसरी ट्रेनिंग्स में नहीं आता, मतलब इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है फास्ट टेक्स्ट का। फिर आ जाता है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्बेडिंग्स, जिसको हम BERT और GPT में पढ़ते हैं। These are more recent models that generate the contextual word embedding, meaning the embedding of a word changes based on the sentence it appears in. तो जिस तरीके पे सेंटेंस, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये अटेंशन मैकेनिज्म यूज करते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म, उसका फोकस जो है, मतलब एम्बेडिंग को बनाने के लिए जो फोकस चाहिए होता है, उस फोकस को इम्प्लीमेंट करता है, और हर सेंटेंस के हिसाब से वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये और बढ़िया हो गया BERT वाला या GPT वाला। तो ये जो आप LLM की तरफ आप बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो वो इस तरीके से हम, ये नया टाइप का मॉडल आ गया ट्रांसफॉर्मर बेस्ड। ठीक है, तो हम चले थे बैग ऑफ वर्ड्स से, वन हॉट एनकोडिंग्स से, और वहां से हम वर्ड टू वेक, ग्लो, फास्ट टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्बेडिंग पे आ गए। तो अभी आपने देखा जो मॉडल के आर्किटेक्चर्स, मतलब अब क्योंकि एम्बेडिंग अलग तरीके की हम जनरेट कर रहे हैं, तो और थोड़ा बेटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपने इवोल्यूशन देखे हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ एम्बेडिंग ही चल रहे हैं मोस्टली। ट्रांसफॉर्मर से एक आर्किटेक्चर था, उस आर्किटेक्चर को हमने, और BERT का आर्किटेक्चर था, उन सबको हमने एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए यूज करते हैं हम। एम्बेडिंग ही चेंज हो जाएगी, एम्बेडिंग ही बढ़िया जनरेट होगी, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, तो फिर आगे के रिस्पॉन्स भी बेटर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, पर आपको पहले, मैं इससे पहले वर्ड टू वेक का एक इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा दूंगी,
जो हम यूज कर रहे हैं, और उसके साथ में देखते हैं फास्ट टेक्स्ट मिल जाता है तो फास्ट टेक्स्ट का भी दिखाते हैं। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की एक बस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देनी थी। ये इनकोडर और डिकोडर का इसमें कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। यहाँ से हम उठाते हैं कंटेक्स्ट, उसको सप्लाई करते हैं आगे, और डिकोडर में उसको सप्लाई करने के बाद वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। जैसे कि भी आजकल ऑटोमेटिक रिप्लाईज नहीं आने लगे गूगल में, आपको टीम्स में भी मिल जाते हैं, नीचे लिख के आते थे 4। मेल पे भी इवन आप टाइप करते हो एक आध वर्ड, पूरा सेंटेंस कंप्लीशन दिखाता है। सारे आरएनएन्स और इन्हीं नेटवर्क का कमाल है। बस खत्म है आज की स्लाइड्स। तो जय क्वेश्चन है, मैंने ना कई साल पहले वो बनाया, यूज किया था एक बार साइकिक लर्न का ना, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यूज करके, आईडीएफ टर्म फ्रीक्वेंसी एंड आईडीएफ यूज करके। TF-IDF। हाँ, TF-IDF, और उसमें मैंने वो कोसाइन डिस्टेंस, कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल के मैंने कुछ अपने टेस्ला के डाटा के ऊपर ट्राई किया था कुछ करने का। वो कहाँ फिट होता है इस पूरे इसमें? वो यूज करने के लायक अब तो पुराना हो गया है ना वो सबकी। हाँ वो पुराना हो गया। TF-IDF मतलब यूज होता है अभी भी, लेकिन वो आई थिंक वर्ड में ही होता था, इसी में ही, मतलब सेंटेंस में ही। लेकिन जब से ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल आए हैं, इन्होंने सबको ऑब्सोलीट कर दिया है। TF-IDF वगैरह आपको यूज कर नहीं रहा है। पुराने आपको इम्प्लीमेंटेशंस में मिल जाएगा, लेकिन ये सारी बढ़िया बढ़िया एम्बेडिंग्स आने के बाद उनको नहीं यूज कर रहा है कोई। वो मैं अभी सोच भी रहा था। स्पीच में भी मैंने थोड़े दिन पहले किया था, लेकिन वहां पर भी अब ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है। स्पीच बेस्ड ट्रांसफॉर्मर्स भी आ गए, मतलब ट्रांसफॉर्मर्स आने के बाद पूरा इन्होंने ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है। क्योंकि उसमें तो खाली वो सिर्फ ना काउंट करता था कि वर्ड कितनी बार, फ्रीक्वेंसी मैच करता था कैच की, कितनी हाँ, कितनी बार प्रेजेंट है, और ना उस तरह के उसमें कुछ प्री ट्रेंड, अब तो एलएलएम्स ट्रेंड है तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड या उसका यूज था नहीं। मतलब वो जो था ना, वो थोड़े से उतने बढ़िया काम नहीं करते थे। कितनी बार वर्ड आया है, उस सबसे उतने बेटर रिस्पॉन्स नहीं आते थे जितने ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल से अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। Yeah. ये एक्चुअली पोजिशनल इनकोडिंग उठाते हैं। इनका आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे, वैसे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, तो पोजिशनल ट्रांसफॉर्मर्स मैंने देखा तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, छोड़ दिया। समझ नहीं आया। नहीं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। Because ये वाला, हाँ राइट वाला, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगा मुझे, मैंने ट्राई किया था करने का, छोड़ दिया फिर। अच्छा, वैसे दिखा रखा है, आर्किटेक्चर ऐसे बना रखा है, पर है नहीं इतना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मल्टी हेडेड अटेंशन वगैरह, अटेंशन को अगर आप समझ गए ना, अटेंशन कैसे काम करता है, अगर आपने अटेंशन एक बार इम्प्लीमेंट करके अंडरस्टैंड कर लिया, फिर ट्रांसफॉर्मर समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ इसमें, ये मल्टी हेडेड अटेंशन 3-4 जगह डब्बा लगा हुआ है ना, इसी के ऊपर नीचे हम बस नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क ही चल रहा है। केवल ये मल्टी हेडेड अटेंशन जो है, यही सारा इसमें खेल कर जाता है। अच्छा, ओके। मल्टी हेडेड अटेंशन और पोजिशनल इनकोडिंग, ये दो ही मेन इसके पिलर्स हैं। बाकी तो सब कुछ हम पहले भी देख चुके हैं। कॉन्कैटिनेशन है, बाकी तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, इनपुट पे भी है। इनपुट पे करने के बाद हमने फीड फॉरवर्ड कर दिया है, फिर आउटपुट जनरेट करने से पहले फीड फॉरवर्ड कर दिया। सॉफ्टमैक्स हम जानते हैं, लीनियर हम जानते हैं। केवल दो चीजें समझनी है इसमें से, मल्टी हेडेड अटेंशन और पोजिशनल इनकोडिंग, बस, और कुछ हाँ नहीं, नहीं ठीक है। इसमें। अभी आप हर ऐसे बता रहे हो तो थोड़ा लग रहा है ब्रेक डाउन करके, वरना मैंने ट्राई किया, फिर थोड़ा गो थ्रू भी किया कोर्स मटेरियल, बट देन या उस टाइम इतना सब ये भी नहीं देखा था, फीड फॉरवर्ड एंड ऑल, तो सॉफ्टमैक्स बाकी पोजिशनल इनकोडिंग, पोजीशन वाइज वर्ड की पोजीशंस कैसी हैं, उनकी उनकी एक न्यूमेरिकल इनकोडिंग को हम इनपुट एम्बेडिंग में ऐड ऑन कर देते हैं। तो पोजीशन के हिसाब से भी वर्ड का मीनिंग, वर्ड अगर किस किस पोजीशन पे आया उससे भी मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वो भी ऐड ऑन कर रखे हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स मुझे भी यार। पढ़ना था बहुत बहुत डिटेल, मतलब मैंने ओवरऑल समझा हुआ था, बहुत स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा था। चलो हम भी समझ लेंगे साथ में। ठीक है, थैंक यू जय। Thank you. ऑलराइट, थैंक्स, बाय। Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye Manish. Thank you.